सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्लास 11th जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। जी हाँ दोस्तों, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी तो हमें विलयन के बारे में भी नहीं पता है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ कैसे पढ़ लेंगे। तो हम बिल्कुल क्रम से एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। समझो तो आप दोस्तों समझो, इधर देखो। सबसे पहले आप समझो कि जो आपका विलयन होता है ये क्या होता है। सबसे पहले आप समझो कि ये विलयन होता है ये क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। समझो इसको दोस्तों। आपने अक्सर देखा है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिलाते हैं तो एक मिश्रण बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर दोस्तों हम जल में क्या मिला दें, नमक मिला दें, जल में क्या मिला दें, नमक मिला दें, तो जल और नमक मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? नमक का पानी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अक्सर हमने देखा है जब हम चाय बनाते हैं तो इस चाय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जल मिलाते हैं, हम मिलाते हैं शक्कर मिलाते हैं। ठीक है, हम क्या मिलाते हैं, हम दूध मिलाते हैं। ठीक है, हम क्या मिलाते हैं, हम जो चाय पत्ती होती है उस चाय पत्ती को मिलाते हैं। तो इस टाइप से अगर इन चाय, जल, शक्कर, दूध, चाय पत्ती आदि सबको मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? एक चाय बन जाता है। और वो चाय भी क्या है? एक विलयन है। चाय भी क्या है? एक विलयन है। तो सीधी सी बात कहने का मतलब मेरा ये है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है। वो नया पदार्थ क्या होता है? तो वो दोस्तों नया पदार्थ कुछ और नहीं होता, वो क्या होता है? विलयन होता है। क्या होता है? विलयन होता है। सिंपल सी बात है आपका। ठीक है, ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाओगे तो एक जो नया पदार्थ बनेगा वो नया पदार्थ आपका क्या कहलाएगा? विलयन होगा। ठीक है, जैसे अगर हम जल मिला दें, दूध मिला दें और चावल मिला दें तो क्या बन जाएगी? खीर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? खीर बन जाएगी। ठीक है, तो खीर भी क्या है? एक विलयन है। खीर भी क्या है? एक विलयन है। ठीक है, सब्जी भी हमारी जो है वो भी क्या है? एक विलयन है। ठीक है, समझे ना। जैसे आपका चाय है, चाय भी क्या है? एक विलयन है। ठीक है, तो इस प्रकार से जल में नमक मिला दो, जल में शक्कर मिला दो। ठीक है, एल्कोहल में जल मिला दो, जल में एल्कोहल मिला दो। अगर दो या दो से अधिक पदार्थ अगर हैं तो वो क्या है? आपका विलयन है। क्या है? वो आपका विलयन है। इतना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन। अब विलयन एक नहीं होता, कई टाइप के विलयन होते हैं। कई टाइप के विलयन होते हैं। ठीक है, जितनी सब्जियां हैं वो सब क्या है? एक विलयन है, विलयन का रूप है। ठीक है, ओके। खीर है, विलयन का रूप है। चाय है, विलयन का रूप है। तो जहाँ कहीं आपको दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए दिख जाएं वो क्या है? आपका विलयन है। वो आपका क्या है? विलयन है। तो बिल्कुल आपको विशेष तौर से याद रखना है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है वो आपका क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब इस विलयन के एग्जाम्पल आप कई याद रख सकते हो। ठीक है, जल प्लस नमक, जल प्लस शक्कर, जल प्लस एल्कोहल। ठीक है, जल प्लस बेंजीन, है ना, बेंजीन प्लस एल्कोहल, बहुत सारे। चाय भी क्या है? एग्जाम्पल। खीर भी आपका विलयन। ठीक है, चलो आगे समझो। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि जो विलयन होता है वो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक पदार्थ आपका होता है विलायक और एक पदार्थ आपका होता है विलय। क्या होता है सर? विलय। सिंपल सी बात है दोस्तों। जैसे हमने क्या किया, जल और नमक को मिलाया। हमने किसको मिलाया? जल और नमक को मिलाया। तो ये सिंपल सी बात है, ये साधारण सी बात है कि जल में जब हम नमक मिलाएंगे तो जल की मात्रा होगी अधिक, जल की मात्रा होगी अधिक, और नमक जो होगा इस नमक की मात्रा होगी कम। जल की मात्रा होगी अधिक और नमक की मात्रा होगी कम। ये तो सिंपल सी बात है। तो दोस्तों जल और नमक को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो आपका विलयन होता है, क्या होता है? विलयन। इस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। क्लियर हुआ? जल में विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक बोलते हैं, और जो आपका विलयन होता है इस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं? विलय बोलते हैं। दोस्तों आप अपनी कॉपी में एक एक चीज़ को लिखते जाना, एक एक चीज़ को समझते जा रहे हो और एक एक चीज़ को आप लिखते जाना। क्लियर हो चुका है? विलयन समझ गए,
विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी क्या होगा, विलायक होगा, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलेय होगा। और ध्यान रखना दोस्तों, बराबर मात्राओं से कोई पदार्थ नहीं बनता। एक पदार्थ की मात्रा कम है तो एक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा, सिंपल सी बात होगी। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है, होगी। तो ध्यान रखना है, ज़्यादा मात्रा वाला विलायक और कम मात्रा वाला क्या होगा, विलेय। तो यहाँ से हम क्या समझे, विलयन को पकड़ चुके। क्या पकड़ चुके, विलयन को। अब बातें आती है कि ये सांद्रता क्या होता है, क्या होता है सांद्रता। तो दोस्तों सांद्रता कुछ नहीं, सांद्रता क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा है। क्या है सर, विलेय पदार्थ की मात्रा। जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, इस विलेय पदार्थ की मात्रा को ही हम बोलते हैं दोस्तों सांद्रता। क्या बोलते हैं, सांद्रता। तो ध्यान रखना है, विलेय पदार्थ की मात्रा जो है उसे हम क्या बोलेंगे, सांद्रता। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग क्या डाली है, हमारी हेडिंग डाली है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि। मतलब विलयन की विलेय पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने की विधि, समझे ना। सांद्रता क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा। कोई विलयन है, उस विलयन में कितना विलेय है, उस विलेय को निकालने की जो विधि है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे मान के चलो, मैंने बोल दिया ये नमक पानी है। क्या है, नमक पानी है, मतलब नमक का जल है। ठीक है, तो इस नमक पानी में नमक कितना है, इस नमक पानी में नमक जो है ना वो आपका कितना है, नमक ज़्यादा है या कम है, कितना है, नमक की मात्रा 10 ग्राम है, नमक की मात्रा 20 ग्राम है, नमक की मात्रा कितनी है। नमक क्या है, विलेय है, और नमक की मात्रा क्या है, कितनी है। तो इनको ज्ञात करने की जो है ना वो हम विधियां पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, समझ गए ना। विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने की विधि। तो दोस्तों विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अगर ज्ञात करना है तो इनके लिए हमें कुछ विधियों को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमारी पहली विधि है नॉर्मलता, दूसरी विधि है मोलरता, तीसरी विधि है मोललता, चौथी विधि है मोल प्रभास, और पांचवी विधि है प्रतिशतता। ये 5 विधियों को हमें समझना पड़ेगा, तब जाके जो विलयन की सांद्रता जो है ना, या फिर विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन में से हम निकालेंगे। ठीक है, ये सभी विधियां हैं। अब बात आती है कि नॉर्मलता विलयन में से विलेय पदार्थ की मात्रा को कैसे ज्ञात करती है, मोलरता कैसे ज्ञात करती है, मोललता कैसे, ये अलग अलग मेथड। जैसे आप नॉर्मलता से नहीं ज्ञात कर सकते तो मोलरता से कर लो, अगर मोलरता से नहीं ज्ञात करते तो मोललता से कर लो, है ना। तो इस टाइप से हम कई विधियों द्वारा विलेय पदार्थ की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। तो नॉर्मलता के द्वारा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए नॉर्मलता। क्या सर, नॉर्मलता। नॉर्मलता आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए और इस नॉर्मलता को हम समझते हैं, देखते हैं कैसे हम क्या करते हैं, समझो। ठीक है, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए हेडिंग नॉर्मलता। नॉर्मलता, ध्यान रखना दोस्तों, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। ओके, अब नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता जो है ना वो क्या है, विलयन में सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है। मतलब सीधी सी बात कहें, नॉर्मलता क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने की विधि है। तो दोस्तों ये जो विलेय पदार्थ की मात्रा है इसमें हम कैसे ज्ञात करते हैं उसको समझना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस नॉर्मलता जो होती है, इस नॉर्मलता में क्या होता है, 1 लीटर या फिर 1 लीटर को ml में बदलो तो 1000 ml। 1 लीटर या 1000 ml जो विलयन होता है, इस विलयन में से हम विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढते हैं। समझ रहे हो ना। नॉर्मलता में हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 लीटर या 1000 ml के विलयन में से विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढेंगे। अब विलेय पदार्थ की मात्रा को किस में ढूंढेंगे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं विलेय पदार्थ की जो मात्रा है उसको हम ग्राम तुल्यांक की संख्या के रूप में ढूंढेंगे। किस में ढूंढेंगे, ग्राम तुल्यांक की संख्या के रूप में। अब ये कहोगे कि सर ये ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होती है, ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होती है। तो आपको बता देता हूँ दोस्तों, ग्राम तुल्यांक की संख्या कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ग्राम तुल्यांक की संख्या कोई बड़ी बात नहीं, कोई अलग चीज़ नहीं है। ग्राम तुल्यांक की संख्या जैसे हमने मोल पढ़ा था पिछली वीडियोज़ में, मोल पढ़ा था, मोल संख्या पढ़ा था। मोल संख्या क्या है, अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को गिनने की एक इकाई है।
मतलब कहें तो मोल संख्या क्या है, एक इकाई है, या मोल संख्या एक मात्रक है ना। उसी प्रकार का ग्राम तुल्यांक की संख्या भी दोस्तों क्या है, एक मात्रक है। क्या है, एक मात्रक है, समझ रहे हो ना। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या भी दोस्तों क्या है, एक मात्रक ही है। इसमें ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर ये ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या चीज़ आपने लिख दी, ठीक है। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या दोस्तों क्या है, एक मात्रक ही है, केवल क्या है, एक मात्रक। अब मात्रक है तो सर इसके क्या है, इसका कैसे क्या करें। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या का दोस्तों फॉर्मूला होता है, वो होता है मात्रा, मात्रा मतलब भार, मात्रा मतलब भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। अब सर हम ग्राम तुल्यांकी संख्या को नहीं समझ पाए, आपने यहाँ पर तुल्यांकी भार लिख दिया। ये तुल्यांकी भार क्या है, तो तुल्यांकी भार भी कोई अलग चीज़ नहीं है दोस्तों। तुल्यांकी भार जैसे आपका एक भार होता है ना, जैसे तत्वों का भार होता है, तत्वों का अणु भार होता है, तो उसी टाइप का जो तुल्यांकी भार है वो भी एक भार है। जो परमाणु तत्व अणु जो होते हैं ना, इनका ही एक भार है, इनका ही एक क्या है, भार है। अब ये सर तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो तुल्यांकी भार होता है, इस तुल्यांकी भार का जो सूत्र होता है, उस तुल्यांकी भार को कैसे निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा अणु भार बटे अधिकतम संयोजकता, अधिकतम संयोजकता, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो ग्राम तुल्यांक की संख्या था एक अलग नंबर आया था, इसलिए मैंने इसको समझा दिया, ठीक है। तो इसको हम अणु भार बटे अधिकतम संयोजकता करके निकालेंगे। जैसे किसी यौगिक किसी तत्व का निकाल के बताता हूँ, देखो समझो। यहाँ पर जैसे दोस्तों मेरे पास यहाँ पर लिखा है NaOH, क्या लिखा है दोस्तों, NaOH, और मुझे NaOH का तुल्यांकी भार चाहिए। तो NaOH का तुल्यांकी भार निकालने के लिए दोस्तों मुझे NaOH का अणु भार चाहिए सबसे पहले, और फिर NaOH की अधिकतम संयोजकता क्या है वो चाहिए मुझे। सब समझो इधर। तो देखो आपको पता है दोस्तों, जो NaOH होता है, क्या होता है NaOH, इसका जो अपघटन होता है वो कैसे होता है, तो सर Na पर होता है 1+ और OH पर होता है सर 1-। तो ये 1+ और ये 1-, संयोजकता। अब संयोजकता चाहिए, तो संयोजकता यहाँ पर इसकी 1 है और यहाँ पर भी इसकी 1 है। अधिकतम 1 में अधिकतम क्या है, 1 ही है ना, अधिकतम क्या है, 1 ही है ना, और इसमें + लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें केवल संख्या देखना है, संख्या बड़ी कौन सी है। तो इन 1 में दोनों में बराबर है, मतलब संख्या 1 ही होगी बड़ी, समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलो तो अधिकतम संयोजकता कितनी आ गई, 1। अब हमें क्या चाहिए, अणु भार। तो अणु भार हम निकाल देंगे, NaOH का तुल्यांकी भार निकालेंगे, तो यहाँ लिख दिया तुल्यांकी भार। क्या अणु भार रखना है ऊपर, तो अणु भार Na का कितना होता है सर, Na का होता है 23, O का होता है सर 16, H का सर 1 होता है, ठीक है, बटे अधिकतम संयोजकता 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। इनको सबको जोड़ेंगे 40 बटे 1, 40 में 1 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा 40, मतलब NaOH का तुल्यांकी भार कितना आ गया, 40 आ गया। कितना आ गया, 40। तो इस टाइप से दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं, हम तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, और भी हम आपको निकाल के बता रहे हैं। जैसा कि दोस्तों अगर हमें एक सूत्र मिला है, जैसे हमसे बोला गया है कि जो H2SO4 है, इसका आप क्या करो, तुल्यांकी भार निकालो। तो तुल्यांकी भार का सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, क्या है फॉर्मूला, अणु भार बटे अधिकतम संयोजकता। तो इसका अणु भार निकालो। तो दोस्तों इसका अणु भार निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे, ईजिली निकाल लेंगे। बेटे इसकी संयोजकता निकालो पहले। तो दोस्तों आपको पता है H पर क्या होता है, प्लस होता है, और SO4 पर क्या होता है, 2- होता है। तो देखो यहाँ पर 1+, यहाँ पर 2-। तो इन 1 है और यहाँ पर कितना है 2, और 1 और 2 में बड़ा कौन है, 2 है। यहाँ पर हमें +- नहीं देखना, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि बड़ा कौन है। तो 1 और 2 में बड़ा कौन है सर, 2 है, ठीक है। क्या है सर, 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2। अधिकतम संयोजकता हमें मिल गई कितनी है, 2। ऊपर हमें क्या लिखना है, अणु भार। तो देखो इधर H का कितना होगा सर, 1 होता है, बट 2 H है तो 2 होगा। S का 32, O का कितना होता है, 1 का 16, 4 है तो 16 चौके 64, कितना हो गया 64। अधिकतम संयोजकता कितनी है, 2 और 1 में 2, तो ये 2। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएंगे सर, 98 आएंगे, बटे 2 से हम काट देंगे, आ जाएगा 49। मतलब 49 जो H2SO4 का क्या है, तुल्यांकी भार है। तो दोस्तों इस टाइप से हम किसी भी यौगिक का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि तुल्यांकी भार क्या है, तुल्यांकी भार क्या है,
तो तुल्यांकी भार दोस्तों जो है ना वो अणु का होता है, अणु का एक मात्रक है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कहें, अणु का भार निकालने के लिए, अणु का भार निकालने के लिए जिस मात्रा का उपयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं तुल्यांकी भार। ऐसा है, तो तुल्यांकी भार हम ऐसे करके प्रत्येक अणु का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने आप समझा रहे थे कि नॉर्मलता, नॉर्मलता में दोस्तों विलयन कितने का होता है, 1 लीटर का और 1000 ml का। ठीक है, तो 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, ठीक है, मतलब 1 लीटर या 1000 ml के विलयन में से विलेय पदार्थ की मात्रा को हम निकालते हैं। और विलेय पदार्थ की मात्रा किस में निकालते हैं, ग्राम तुल्यांकी संख्या। तो 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी, यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, ग्राम तुल्यांकी संख्या को हम क्या कहेंगे, नॉर्मलता कहते हैं। ध्यान रखना, 1 लीटर या 1000 ml का जो विलयन होता है, इस विलयन में विलेय के जितने ग्राम तुल्यांकी संख्या होंगे, विलेय के जितने भी ग्राम तुल्यांकी संख्या होगी, वही ग्राम तुल्यांकी संख्या क्या कहलाएगी, आपकी क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। ध्यान रखना, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अब यहाँ समझो, इसको नॉर्मेलिटी बोलते हैं, इसलिए इसे हम कैपिटल N से व्यक्त करते हैं, कैपिटल N से व्यक्त करते हैं, कैपिटल N से क्या करते हैं दोस्तों, हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब नॉर्मलता है ना, तो नॉर्मलता का दोस्तों क्या होता है, एक मात्रक भी होता है। क्या होता है, एक मात्रक। उसको बता रहा हूँ, उदाहरण भी बता रहा हूँ, बट अगर आप स्क्रीनशॉट इन चीज़ का लेना चाहते हैं, कैसे क्या निकालते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और फिर मैं इनको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, चलो इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्राम तुल्यांकी संख्या क्या है, एक मात्रक ही है। क्या है, एक मात्रक ही है, कोई अलग बात नहीं है। आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या बोला दोस्तों, 1 लीटर या 1000 ml में जितने ग्राम तुल्यांकी संख्या होंगे उसे ही क्या बोलेंगे, नॉर्मलता। ठीक है ना, चलो समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। एन से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक लिखवा देता हूँ पहले, इसका मात्रक। अब दोस्तों देखो, विलेय आपका किस में है, ग्राम तुल्यांकी संख्या में, और जो आपका विलयन है वो किस में है, लीटर में। तो इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, वो होता है आपका ग्राम तुल्यांकी संख्या, शॉर्ट में लिख दिया, पर लीटर। ग्राम तुल्यांकी संख्या पर लीटर जो है ना, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो ध्यान रखना, ये इसका क्या है, मात्रक, किसका, नॉर्मलता का। और एन से इसको हम व्यक्त करेंगे। अब यहाँ समझो, इसका उदाहरण आप देख लो, इसका उदाहरण। ठीक है, यदि 1 लीटर विलयन में, यदि 1 लीटर विलयन में विलेय के 2 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं। देखो, हमने अभी बोला था 1 लीटर या 1000 ml में जितने ग्राम तुल्यांक संख्या उपस्थित होगी वही नॉर्मलता होगी। तो मैंने यहाँ पर क्या माना, मैंने यहाँ माना यदि 1 लीटर विलयन में विलेय के 2 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं। अब 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं, 2 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं, और जितने ग्राम तुल्यांक होते हैं वही नॉर्मलता होती है। तो 2 ग्राम तुल्यांक हैं तो उपस्थित हैं, तो नॉर्मलता इसकी क्या हो जाएगी, तब नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। जितने ग्राम तुल्यांक होंगे उतनी होगी। यहाँ पर यदि 10 होता तो 10 हो जाती नॉर्मलता, 20 होता तो नॉर्मलता 20 हो जाती, 50 होता तो 50 हो जाती। जितने भी ग्राम तुल्यांक होंगे वही क्या हो जाएगी, नॉर्मल। तब नॉर्मलता 2 ग्राम तुल्यांक, सॉरी यहाँ पर मात्रक में ग्राम तुल्यांक अकेला कर लेना, ग्राम तुल्यांक संख्या मत लेना। ठीक है, ग्राम तुल्यांक। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक कर लेना। तो ग्राम तुल्यांक पर लीटर, क्योंकि मात्रक हमें लिखना जरूरी है। नॉर्मलता कितनी है, 2, और जो भी नॉर्मलता है उसके बाद मात्रक हमें लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों हमारा बचा है इसका सूत्र। देखो ये तो हमारा समझ लिया, हमने पूरा समझ लिया। अब दोस्तों अगर न्यूमेरिकल हमें मिले,
न्यूमेरिकल अगर हमें करने को मिले तो न्यूमेरिकल भी तो हमें करना होंगे, तो न्यूमेरिकल के लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत होगी। तो इसका फार्मूला बनाते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, नॉर्मलता बराबर विलेय क्या है, ग्राम तुल्यांक की संख्या में, तो इसका फार्मूला बन जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाना, और बिलियन किस में है, लीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बिलियन का किस में आयतन, लीटर में आयतन, बिलियन का किस में आयतन दोस्तों, लीटर में आयतन। तो इस टाइप से दोस्तों ये नॉर्मलता का फॉर्मूला हो गया और ये हमारी नॉर्मलता हो गई। और इस फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी बिलियन की जो नॉर्मलता है वो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो ना। तो इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे और हम नॉर्मलता निकालेंगे। तो नॉर्मलता आप समझ गए हो, कोई दिक्कत है, चलो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक करो दिल से, ठीक है। दोस्तों आज मुझे ना पूरे दिन से कुछ काम था और कुछ काम में बिज़ी होने के कारण मुझे अभी फ़िलहाल में थकावट सी हो रही है, इसलिए आज की जो वीडियो है मैं इसको यहीं विराम दूंगा और कल की वीडियो में पुनः मूलरता को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और पूरा मूलरता, मूल प्रभास, प्रतिशतता, ये चारों मेथड में अगली वीडियो में आपको पूरा फिनिश करा दूंगा, ठीक है। तो इसका आप बेसिक, मोटा बेसिक और जो छोटा जो है वो समझ गए हो, है ना। तो इतना आप समझ गए हो तो दिल से आप वीडियो को लाइक करो, एक बार अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करो और करते हैं। और इस जो वीडियो है, इस वीडियो में देखो हमने पहले नॉर्मलता जो है ना अभी हमने कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कंप्लीट कर लिया नॉर्मलता। और हमारा जो अब सेकंड टॉपिक है, जो बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में सेकंड हमारा टॉपिक क्या है, मूलरता। इस मूलरता को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए मूलरता। क्या सर, मूलरता। ये मूलरता जो नाम का टॉपिक है ये अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए और इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो आप समझ लीजिए पहले कि ये जो मूलरता है वो है क्या चीज़, मूलरता है वो क्या है, क्या चीज़, ठीक है। तो दोस्तों हाँ, ये मूलरता है, ये भी क्या है, बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि हम जानते हैं। और सांद्रता क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा, बिल्कुल हम जानते हैं। मतलब ये भी आपकी विलेय पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने की विधि है। अब बात यह है कि इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा जो है हम वो कैसे निकालते हैं, किस में से निकालते हैं। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो मूलरता है इसमें जो आपका 1 लीटर या फिर 1000 ml, 1 लीटर या 1000 ml का होता है बिलियन। 1 लीटर या 1000 ml का क्या होता है, बिलियन होता है। और इस बिलियन में से हम विलेय पदार्थ की मात्रा निकालते हैं। अब बात यह है कि सर मूलरता में हम विलेय पदार्थ की मात्रा किस में निकालते हैं। तो मूलरता में दोस्तों जो विलेय पदार्थ की मात्रा है वो हम निकालते हैं किस में, मूल में निकालते हैं। किस में, मूल में, या मूल संख्या के रूप में निकालते हैं। और दोस्तों आपने मूल को पढ़ के रखा है, मूल संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है, भार बटे आणविक द्रव्यमान। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, भार बटे आणविक द्रव्यमान। मूल संख्या को हम n से व्यक्त करते हैं, भार को हम w से व्यक्त करते हैं और आणविक द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं, m से। क्योंकि भार मतलब वेट का w और आणविक द्रव्यमान मतलब मास का m। तो ऐसे हम व्यक्त करते हैं, तो ये आप जानते हो। तो मूल संख्या क्या है, एक मात्रक है। क्या है ये, मात्रक है, ठीक है। तो 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के किसकी संख्या को, मूलों की संख्या को, किसकी संख्या को, मूलों की संख्या को, ठीक है। मूलों की संख्या को क्या कहेंगे, मूलरता कहते हैं। तो विशेष तौर से आप ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सिंपल है, 1 लीटर या 1000 ml के जो बिलियन होगा उसमें जितने विलेय के मोलों की संख्या होगी वही क्या आएगी, आपकी मूलरता आएगी, वही क्या आ जाएगी, आपकी मूलरता आ जाएगी, ठीक है। आगे आप इसको ध्यान रखना। इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। कैपिटल M से मूलरता को हम क्या करेंगे, व्यक्त करते हैं, कैपिटल M से, ठीक है। इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ, ये आप बैंक पहले से जानते हो, ठीक है। आगे इसका मात्रक आप देख लो,
इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक। देखो बिलियन आपने किस में लिया है, मोल में लिया है, और बिलियन आपने किस में लिया है, लीटर में लिया है। तो छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे, तो इसका मात्रक या फिर क्या इकाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इकाई। क्या होती है, मोल, ठीक है, और पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। मोल पर लीटर का मतलब मोल बटे लीटर, समझ गए ना, क्योंकि बिलियन मोल में है और बिलियन लीटर में, समझ गए ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित बिले की जो मोलों की संख्या होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे। इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा विशेष तौर से, मोल पर लीटर। ओके दोस्तों, थोड़ा सा फोन आ गया था इसलिए आवाज़ आई थी, ठीक है। चलो अब आप क्या करो, इसका एग्जाम्पल लिख लो। इसका एग्जाम्पल भी हमारे लिए ज़रूरी है, एग्जाम्पल आपके लिए ज़रूरी है, तो इसका एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल आप समझ लो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यदि 1 लीटर बिलियन, यदि 1 लीटर बिलियन में बिले के 6 मोल उपस्थित हैं। अब हमने ये क्या मान के रखा है कि 1 लीटर हमारे पास बिलियन है, और उसमें बिले के कितने मोल उपस्थित हैं, उसमें बिले के 6 मोल उपस्थित हैं। कितने मोल, 6 मोल। तो आपको ये पता है बिलियन में जितने मोलों की संख्या होती है वही मोलरता होती है। तो यहाँ पर कितने मोल हैं, 6 मोल उपस्थित हैं, तब मोलरता क्या हो जाएगी, तब मोलरता, तो मोलरता तब क्या हो जाएगी, तब मोलरता क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि जितने मोल होंगे उतनी मोलरता होगी। 10 होंगे तो 10, 5 होंगे तो 5, ठीक है। और मात्रक क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, तो ये आपका एग्जाम्पल होता है। अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा बचा है फॉर्मूला कि सर हमें जो मोलरता होती है, इस मोलरता का क्या फॉर्मूला होता है वो भी तो बताइए, ठीक है। तो हम उस फॉर्मूले को भी आपको बताते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ। तो इसका हम फार्मूला आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखो इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो देखो हम किसका फार्मूला बना रहे हैं, मोलरता का, ठीक है, मोलरता का, ठीक है। मोलरता आप किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल M से, तो ये कैपिटल M। आपको पता है छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। छोटा वाला क्या है, बिले, बिले किस में है, मोलों की संख्या में, तो ऊपर आ जाएगा बिले के मोलों की संख्या, बिले के मोलों की संख्या बटे बिलियन किस में है, लीटर में, तो बटे में क्या जाएगा, बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का किस में आयतन, लीटर में आयतन। अब यहाँ से एक चीज़ और याद रखो, एक चीज़ आपको ये याद रखना है, यदि आपका जो बिलियन है, यदि बिलियन आपको ml में दिया है, किस में दिया है, ml में, तो आप क्या कर देना, ml में यहाँ लिख देना ml, यहाँ लिख देना ml, और यहाँ किससे गुणा कर देना, 1000 से, क्योंकि आपको पता है लीटर को ml में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ ml और यहाँ पर 1000, समझ रहे हैं ना। बाकी अभी तो हम लीटर में ही लिख दे रहे हैं, यहाँ पर अभी लीटर में ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मोलरता कंप्लीट हो गया। तो समझ में आपको आ गया, सभी को आ गया समझ में, कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपना मोलरता कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, है ना, और इसी टाइप से हम पढ़ेंगे मोलरता को, ठीक है। तो दोस्तों आप डाल लीजिए हेडिंग मोलरता, क्या डाल लीजिए, मोलरता, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मोलेलिटी। क्या बोलते हैं, मोलेलिटी। तो समझिए इसको पूरा कंप्लीट देखते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो आप दोस्तों, मोलेलिटी, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम देखते थे कि जो बिलियन है, अभी हम ले रहे थे 1 लीटर या 1000 ml का बिलियन लेते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मोलरता है, ये भी आपकी बिलियन की बिलेयता ज्ञात करने की ये विधि है, सांद्रता ज्ञात करने की विधि है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। थोड़ा सा इसमें अंतर क्या है कि दोस्तों जो मोलरता है, इसमें हम क्या करते हैं, 1 किलो या 1000 ग्राम, 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक लेते हैं। इसमें आपका बिलियन नहीं लिया जाता, मोलरता में बिलियन नहीं लिया जाता,
मूललता में जो विलेय पदार्थ की मात्रा है वो विलायक में से निकाली जाती है। कहाँ से निकाली जाती है? विलायक में से निकाली जाती है। ठीक है, और किसके रूप में निकाली जाती है? तो सेम मूललता जैसी मोलों की संख्या के रूप में निकाली जाती है। ठीक है, तो 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? मूललता कहते हैं, सिंपल फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलो या 1000 ग्राम जो विलायक होगा, इस 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में जितने भी विलेय के मूल होंगे, जितने भी विलेय के क्या होंगे? मूल होंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे? मूललता कहेंगे। उसे ही हम क्या कहेंगे? मूललता कहेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिंपल है। बस इतना ध्यान रखना, ये मूललता के ही समान है। बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें जो विलयन नहीं होता, इसमें क्या होता है? विलायक होता है। इस विलायक में से क्या करते हैं? विलेय के मोलों की संख्या को निकालते हैं। क्लियर हो चुका है? कोई दिक्कत दोस्तों? चलो आगे एक लाइन और लिखो। इसे स्मॉल एम, जो स्मॉल एम होता है, अगर आपको नहीं दिख रहा है इस पेन से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे लिख दे रहा हूँ। इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हम मोलरता को क्या करते थे? कैपिटल एम से व्यक्त करते थे, लेकिन इसे हम क्या करेंगे? स्मॉल एम से व्यक्त करेंगे। ठीक है, चलो अब इसका निकालो इकाई। ठीक है, तो इसकी इकाई या फिर मात्रक एक ही चीज़ होता है। ठीक है, इसकी इकाई क्या होगी? देखो, विलेय किस में है? मोल में, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? मोल। और विलायक किस में है? किलो में, तो मोल पर किलोग्राम इसका क्या होता है? इकाई होता है। ठीक है, होती है। कोई दिक्कत दोस्तों? इतना आप समझ गए? चलो इसके बाद आप क्या करोगे? इसका एग्जाम्पल लिखोगे तो आप डाल दो एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? यदि 1 किलो विलायक में विलेय के 7 मोल उपस्थित हैं। हमने क्या मान के रखा है? हमने ये मान के रखा है यदि 1 किलो विलायक में, कितने विलायक में? 1 किलो विलायक में विलेय के कितने मोल? 7 मोल उपस्थित हैं। कितने मोल उपस्थित हैं? 7 मोल उपस्थित हैं। ठीक है, तो जितने मोल होते हैं वही क्या होती है? मूललता होती है। ठीक है, तो 7 मोल उपस्थित हैं, तब मूललता क्या हो जाएगी? तब मूललता क्या हो जाएगी दोस्तों? 7 मोल पर किलोग्राम होगी। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। इधर तक आपको पूरा समझ में आ गया ना? बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा क्लियर हो रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो। अपने सभी दोस्तों में वीडियो शेयर कर दो। और कैसा लग रहा है वीडियो, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है ना वो ज़रूर दें हमें, कि आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है, ये सब कुछ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम क्या करते हैं? अब मूललता का हम निकालते हैं फॉर्मूला। तो मूललता का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मूललता। ठीक है, मूललता का फॉर्मूला क्या है? तो देखो, विलेय किसमें है? मोलों की संख्या में, तो क्या बन जाएगा? ये विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। और नीचे क्या आएगा? नीचे विलयन नहीं आएगा, विलायक आएगा। विलायक का केजी में द्रव्यमान। ठीक है, तो ये बन जाएगा विलायक का केजी में द्रव्यमान। केजी में क्या सर? द्रव्यमान। अब सेम पॉइंट आपका यहाँ पर देख लो। अगर यहाँ ग्राम में लोगे, यहाँ पर क्या लोगे? ग्राम में लोगे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल बात है। ठीक है, क्योंकि किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, चलो इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल एम से। तो ये स्मॉल आपका एम हो गया। ठीक है, तो आपको विशेष तौर से जो मूललता है, इस मूललता को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो हमारे कितने टॉपिक कंप्लीट? 3। एक नॉर्मलता, दूसरा मूललता,
तीसरा मोललता। अब हम आ जाते हैं, तो दोस्तों मूल प्रभास आई होप आपने हेडिंग डाल ली होगी। अब दोस्तों जो मूल प्रभास है उसको समझने से पहले थोड़ा सा आप ये समझो कि आप दोस्तों ये जानते हो, आप ये बहुत अच्छे से जानते हो आप पहले से कि जो आपका बिलियन होता है, इस बिलियन में क्या क्या होता है, इस बिलियन में क्या होता है तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। सर आपका जो बिलियन होता है इसमें दो घटक उपस्थित होते हैं, जिसमें एक होता है आपका विलायक और दूसरा आपका क्या होता है, विलेय होता है। ये जानते हो ना, बोलो जानते हो कि नहीं? बिल्कुल सर हम जानते हैं ये चीज़। तो बिलियन में सर कितने घटक होते हैं? तो बिलियन में सर कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, एक होता है आपका विलायक और दूसरा आपका घटक होता है विलेय। विशेष तौर से ध्यान रखना आज के बाद कि बिलियन में कितने घटक? दो, एक विलेय और एक विलायक। तो ये मूल प्रभास क्या है? मूल प्रभास, जिसको हम क्या बोलते हैं दूसरे नाम से मूल भिन्नांक। इसका दूसरा नाम क्या है सर? इसका दूसरा नाम है मूल भिन्नांक। क्या है? भिन्नांक। भिन्नांक मतलब भिन्न, भिन्नांक मतलब भिन्न, और भिन्न क्या है? एक अनुपात है। भिन्न क्या होता है? एक अनुपात है। तो सीधा साधा याद रखना दोस्तों, जो मूल प्रभास है वो एक अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। अब ये अनुपात किसका होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, अनुपात किसका होता है। तो ध्यान रखना बिलियन में कितने घटक होते हैं? दो, एक होता है आपका विलायक और दूसरा आपका क्या होता है? विलेय। अब याद रखो, अब आपको ये चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो आज के बाद याद रखना है कि जो विलायक है इस विलायक को हम ए से व्यक्त करेंगे और विलेय है इसको हम बी से व्यक्त करेंगे। चाहे आप 12th में पढ़ो, चाहे आप बीएससी में पढ़ो, कुछ भी करना, अब आपको याद रखना है कि विलायक को हम किससे व्यक्त करेंगे? हमेशा ए से, और विलेय को हमेशा हम बी से व्यक्त करेंगे। कोई दिक्कत है? चलो। और आप जानते हो मूल संख्या, जो मूल संख्या होती है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? एन से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एन से व्यक्त करते हैं। अब बताना इस मूल संख्या को आप किससे व्यक्त करते हो? ये जो आपकी मूल संख्या होती है, इस मूल संख्या को आप किससे व्यक्त करते हो? एन से व्यक्त करते हो। ये तो जानते हो आप। अब जानते हो तो आप ये बताओ, मैंने लिख दिया यहाँ पर एन ए, ये क्या है? ये क्या है? तो आप ये बोलोगे सर ए है विलायक और एन है मूल संख्या, मतलब ये विलायक की मूल संख्या, क्योंकि ए लगा है ना, तो ये किसकी मूल संख्या हो गई? विलायक की मूल संख्या हो गई। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बी लिख दिया, तो मतलब बी का मतलब सर विलेय, एन का मतलब मूल संख्या, मतलब ये विलेय की मूल संख्या है। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत है ना? नहीं ना? समझो। अब आ जाओ मूल प्रभास पे। तो मूल प्रभास क्या है? अनुपात है। तो सुनो, तो बिलियन में उपस्थित एक घटक के मूलों की संख्या, एक घटक मतलब विलेय या विलायक, विलेय या विलायक। अब विलेय कब होगा, विलायक कब होगा? तो सुनो, जब आप विलायक के मूल प्रभास निकालोगे तो वो एक घटक आपका विलायक आएगा, निकाल के बताऊंगा। विलेय के निकालोगे तो वो एक घटक आपका विलेय आएगा। समझ रहे हो ना? तो बिलियन जो है, बिलियन में उपस्थित एक घटक के मूलों की संख्या, केवल एक, विलायक या फिर विलेय। ठीक है। वह बिलियन में उपस्थित कुल घटकों के मूलों की संख्या, सर कुल घटकों के मूलों की संख्या का जो अनुपात होता है, क्या होता है? अनुपात होता है। इसी अनुपात को हम क्या कहते हैं? मूल प्रभास कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल प्रभास कहते हैं। तो अब याद रखोगे, बिलियन में उपस्थित एक घटक के मूलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल घटकों, मतलब विलेय और विलायक, मूलों की संख्या का अनुपात मूल प्रभास कहलाएगा। ठीक है। मूल प्रभास को हम एक्स से व्यक्त करते हैं, कैपिटल जो एक्स होता है ना, इससे हम व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो मूल प्रभास का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक घटक, कौन सा? विलायक या फिर विलेय की मूलों की संख्या बटे कुल घटकों के क्या? मूलों की संख्या। तो ये हमारा मूल प्रभास का फॉर्मूला बन गया। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, यदि आपको ज़रूरत पड़ जाए कि विलायक के मूल प्रभास और विलेय के मूल प्रभास निकालना है तो कैसे निकालें, तो उसको आप समझ लो। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने बोला था ना, ये चीज़ आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। ठीक है। चलो ओके। तो देखो हमने बोला था ना एक घटक के मूलों की संख्या, तो एक घटक विलेय ले या विलायक ले, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है ना। तो देखो इधर हम क्या कर रहे हैं, अब ये मूल प्रभास किसके लिए था? बिलियन के लिए। ये मूल प्रभास किसके लिए था? बिलियन के लिए। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, विलायक और विलेय दोनों के निकाल के बता रहे हैं। ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ विलायक के मूल प्रभास। किसके मूल प्रभास? विलायक के मूल प्रभास। विलायक के क्या? मूल प्रभास। तो विलायक के मूल प्रभास लोगे तो देखो मूल प्रभास का सूत्र होता है एक घटक के मूलों की संख्या।
अब विलायक के मूल प्रभाज निकाल रहे हो तो वो ऊपर एक घटक क्या आएगा, विलायक आएगा। क्या आएगा, विलायक आएगा। ठीक है, तो विलायक के मूल प्रभाज बराबर क्या आ जाएगा, विलायक के मूल संख्या, विलायक के मूल संख्या शॉर्ट में लिख दिया, बटे यहाँ पर कुल घटकों की मूल संख्या, कुल मतलब विलेय और विलायक दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, विलायक के मूल शॉर्ट में लिख दिया, संख्या शॉर्ट में लिख दिया, विलायक के मूल संख्या प्लस कुल में विलायक और विलेय दोनों आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, विलेय के, यहाँ लिख दे रहा हूँ, विलेय के मूल संख्या। समझे ना, शॉर्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए हो। ठीक है, चलो अब दोस्तों ध्यान रखना, मूल संख्या विलायक मूल प्रभाज को हम किससे व्यक्त करते हैं, एक्स से। और आपको पता है विलयन में कौन कौन होता है, विलयन में होता है सर कौन होता है, विलायक और एक होता है विलेय। विलायक और एक होता है क्या, विलेय होता है। ये तो आप जानते हो बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से जानते हो, समझते हो। अब विलायक को हम किससे व्यक्त करते हैं, ए से, विलेय को हम व्यक्त करते हैं बी से। ओके, और मूल प्रभाज को हम किससे व्यक्त करते हैं, एक्स से। तो हमें यहाँ पर विलायक के मूल प्रभाज को किससे व्यक्त करते हैं ये पहचानना है, ये हमें जानना है कि विलायक के मूल प्रभाज को किससे व्यक्त करते हैं। तो मूल प्रभाज को हम किससे, एक्स से। ये विलायक के हैं तो विलायक को किससे, ए से, तो विलायक के मूल प्रभाज आ गया। एनी प्रॉब्लम, चलो ठीक है आगे बढ़ जाओ। अब ये विलायक के मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या को आप किससे व्यक्त करते हो, मैंने अब भी आपको बताया है कि जो मोल संख्या होती है उस मोल संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, मूल संख्या को हम एन से व्यक्त करते हैं, किससे, एन से। तो विलायक के मोल संख्या, तो मोल संख्या को एन से, और ये क्या है विलायक, तो विलायक को ए से, मतलब एन ए हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत है। चलो यहाँ पर विलायक के फिर मूल संख्या है तो ये आपका एन ए हो जाएगा, प्लस अब ये विलेय के मूल संख्या है, तो मूल संख्या को एन से, विलेय है, विलेय मतलब बी, तो हमारा ये एक्स ए का क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। मतलब ये विलायक के मूल प्रभाज का क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। विलायक के मूल प्रभाज का फॉर्मूला निकल गया। समझ में आपको आ गया, कोई दिक्कत है। चलो सेम आपका किसके लिए हो जाएगा, विलेय के लिए हो जाए। सेम आपका किसके लिए हो जाएगा, विलेय के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं आज को आगे आपको बढ़ाता हूँ और विलायक के मूल प्रभाज आपको निकालना बताता हूँ। ठीक है ना, चलो तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखो यदि आप विलेय के निकालोगे मूल प्रभाज तो यहाँ लिख दोगे आप क्या, विलेय। क्या लिख दोगे, विलेय। तो विलेय के मूल प्रभाज निकाल रहे तो ऊपर एक घटक आपका क्या आएगा, ऊपर एक घटक आपका आएगा विलेय। क्या आएगा, विलेय। तो ये आपका आ गया विलेय। नीचे विलायक के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या सेम रहेगा क्योंकि नीचे हमें कुल घटकों की मूलों की संख्या निकालना होगा। ठीक है, चलो तो मूल प्रभाज को किससे, एक्स से। लेकिन एक ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप समझ गए मूल प्रभाज को एक्स से, और यहाँ पर हमारा क्या है, विलेय है। तो विलेय के लिए आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ये एक्स भी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या है, विलेय के मूल संख्या, तो विलेय के मूल संख्या को एन से, अब ये विलेय के है तो यहाँ पर क्या जाएगा, बी। अब यहाँ विलायक के मूल संख्या विलेय के नीचे सेम है तो ये नीचे आपका सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप विलेय के मूल प्रभाज जो है ना निकाल सकते हो। तो इस टाइप से विलायक और विलेय के जो मूल प्रभाज हैं टोटली आप निकाल सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे, ये मूल प्रभाज नाम का टॉपिक जो है ना वो पूरा आप समझ गए। अब हमारा बचा एक टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशतता। क्या है सर, प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता। तो दोस्तों आप वैसे भी जानते हो जो प्रतिशत है वो 100 से निकालते हैं। प्रतिशत कैसे किससे निकालते हैं, 100 से निकालते हैं। तो बहुत सिंपल है ये चीज़, तो बहुत सिंपल है। क्या है, बिलियन के 100 ग्राम में, बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को, विलेय के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को जो है ना वो हम क्या कहते हैं, प्रतिशतता कहते हैं। क्योंकि सिंपल है, प्रतिशत को तो हम 100 से ही निकालेंगे, तो इसलिए हमने 100 का बिलियन लिया। ठीक है, 100 ग्राम बिलियन लिया। ठीक है, तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को प्रतिशतता कहते हैं। ये आप लिख लेना। और प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, प्रतिशतता बराबर विलेयन की मात्रा, सॉरी विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, विलयन की
मात्रा। तो ये सिंपल सा था, प्रतिशत था, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, आप 100 से निकालते हो तो ये जानते ही हो आप, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी थी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की सभी विधियाँ। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की सभी विधियों को हमने एक ही वीडियो में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सब समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक बार लाइक मार दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगली वीडियो में हम फिर आपको मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।